हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जॉब की जगह पे या फिर अपने प्रोफेशन की जगह पे जो भी काम वो व्यक्ति करता है, उस जगह पे अगर वो व्यक्ति बार बार किसी भी केमिकल के फ्यूम्स या फिर कोई डस्ट या फिर कोई केमिकल गैसेस या फिर कोई इस तरह के एलर्जिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है, जिनकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस बन जाता है, इसकी वजह से जो अस्थमा होता है उसको हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। क्योंकि इस तरह का अस्थमा पूरी तरह से अवॉइड करना पेशेंट के भी हाथ में नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट अपना काम भी नहीं छोड़ सकता और इस बीमारी की वजह से अपना काम ठीक से कर भी नहीं सकता। तो इस तरह से एक विशेष साइकिल इस तरह के मेडिकल कंडीशन में बन जाता है। अगर हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा के कारणों या फिर कॉजेस की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं एनिमल सब्सटेंसेस, इसके बाद कुछ केमिकल के फ्यूम्स भी हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ मेटल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके लिए कुछ प्लांट या फिर कुछ पेड़ पौधों के जो ग्रेन्स होते हैं वो भी इस तरह से उस पेशेंट में ऑक्यूपेशनल अस्थमा को पैदा कर सकते हैं। अगर हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जिस पेशेंट में पहले से ही अस्थमा है या फिर जिस पेशेंट के फैमिली में अस्थमा की हिस्ट्री है या फिर जो पेशेंट बार बार स्मोकिंग करता है, इस तरह के पेशेंट में ऑक्यूपेशनल अस्थमा की बीमारी होने के और बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस भी हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं, कुछ ऐसे जॉब्स भी हैं जिनके अंदर के जो एम्प्लॉयड किए जाने वाले लोग हैं उनमें इस तरह से ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह के प्रोफेशंस की या इन तरह के कामों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले होता है एडेसिव वर्कर्स या फिर एडेसिव को हैंडल करने वाले लोग। इसके बाद वेटरनेरियन डॉक्टर्स या फिर एनिमल्स को हैंडल करने वाले लोग, खेती करने वाले किसान, जानवरों का दूध निकालने वाले लोग, मेटल वर्कर्स, फूड प्रोडक्शन वर्कर्स, हेयर ड्रेसर्स या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके बाद स्प्रे पेंटर्स या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री के वर्कर्स और फार्मास्यूटिकल वर्कर्स और बेकरी में काम करने वाले लोग। इन सभी कामों में या फिर इन सभी प्रोफेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर इस तरह से ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा के लक्षणों या फिर सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा की वजह से उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा खांसी आती है। खांसी के साथ साथ उस पेशेंट में वीजिंग की साउंड आती है, जिसको कि हम खास करके जब स्टेथोस्कोप से उस पेशेंट की चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो फिर इस वीजिंग की साउंड को आसानी से सुना जा सकता है। इसके बाद उस पेशेंट की सांस फूलने लगती है, पेशेंट को अपने सीने के अंदर टाइटनेस जैसा लगता है, पेशेंट की नाक हमेशा बहती रहती है और उस पेशेंट को रात को खास करके अपने नाक के अंदर कंजेशन जैसा महसूस होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के आंखों में भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स या फिर लक्षण है जो कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इसके बारे में। तो एलर्जिक अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पेशेंट में एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जैसे कि एबीजी या फिर सीबीसी, इस तरह के ब्लड टेस्ट भी हम उस पेशेंट में कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके हम उस पेशेंट में ऑक्यूपेशनल अस्थमा की बीमारी को डायग्नोस करते हैं। अब फाइनली अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहली बात कि जिस भी पेशेंट को ऑक्यूपेशनल अस्थमा की बीमारी है उस पेशेंट को जो उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, मतलब जिनके कांटेक्ट में आने के बाद उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा साइंस और सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उन तरह की चीज़ों को या फिर उन तरह के सब्सटेंसेस को उस पेशेंट को अवॉइड करना है या फिर उनके साथ आने वाला जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करना है। इस तरह की पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए हम उस पेशेंट में कुछ लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के बारे में। तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के अंदर हम उस पेशेंट में स्टेरॉयड के इनहेलर्स उस पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स भी दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन इनहेलर्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के पेशेंट में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के जो मेडिकेशंस आते हैं उनका भी इस्तेमाल लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस की बात करें तो हम उस पेशेंट में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को ओरली या फिर आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को योगा करना, प्राणायाम करना और ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स को रेगुलरली फॉलो करने की वजह से बहुत से पेशेंट में जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको कम होते देखा गया है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा के पेशेंट में रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ साथ प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द ऑक्यूपेशनल अस्थमा।
Thanks for watching this video till then. Thank you very much.